फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हाउ पीएम मोदी सर्वाइव्ड इंसेन असैसिनेशन अटेम्प्ट। ये कब हुआ? इंडियाज लीडर्स एंड देयर एग्जीक्यूशन प्लॉट्स। पता नहीं, तो कभी नहीं था। कहीं ये वो पंजाब के टाइम का तो नहीं कुछ? आई होप नॉट उस टाइम का हो या कोई और हो जो हमें नहीं पता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर 2013 पीएम नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान के मंच पर अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि ठीक उसी मंच के नीचे एक बॉम्ब की टिक टिक चालू है। पर इस बॉम्ब से वो बच निकले। 21 मई 1991 राजीव गांधी रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहे थे और तभी एक लड़की उन्हें मिलने के बहाने से उनके करीब आती है और उनके पैर छूने के बहाने बॉम्ब का बटन दबा देती है। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से अपने ऑफिस की ओर बढ़ती है, लेकिन वो ऑफिस पहुंचती उससे पहले ही उनके बॉडीगार्ड्स उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तीनों ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं थे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और आज हम शुरू करेंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट नंबर 1 मोदी जी के अटेम्प्ट से। तो कहानी शुरू होती है आज से 9 साल पहले 27 अक्टूबर 2013 में। मोदी जी पटना के गांधी मैदान में अपना स्पीच दे रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मंच पर वो भाषण दे रहे हैं उसी मंच के ठीक नीचे एक बॉम्ब फिट किया हुआ है। अब पुलिस को इस बात की खबर थी, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि आखिर वो बॉम्ब है कहां पे। स्टेज के सामने 3 लाख से भी ज्यादा लोग हैं और स्टेज पर बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी। अगर वो बॉम्ब फटता तो बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता, पर लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्त रहते ही बॉम्ब स्क्वाड को बॉम्ब मिल जाता है और वो लोग उसे उसी वक्त डिफ्यूज कर देते हैं। असैसिनेशन फेल्ड। वेल, इस फेल्ड असैसिनेशन के पीछे हाथ था इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम का, एंड मोर स्पेसिफिकली 2 आतंकवादी इम्तियाज और तारिक का। उन्होंने रैली वाले दिन पूरे पटना में 8 बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए थे। और अगर हम उनके प्लान की बात करें तो प्लान काफी सिंपल था। रैली वाले दिन आईएम के आतंकवादी इंडिया के कोने कोने से 3 हिस्सों में बंटकर अपने अपने बॉम्ब से भरे बैग के साथ प्रियांशु ट्रैवल्स की बस पकड़कर सबसे पहले पटना पहुंचेंगे और फिर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इम्तियाज और तारिक पहला बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे ताकि मोदी के रैली के लिए स्टेशन से आने वाले लोग वहीं पर खत्म हो जाए और दूसरे सब साथी मिलकर पटना के गांधी मैदान जहां पर मोदी स्पीच देने वाले थे उसके आसपास बॉम्ब लगाएंगे और एक बॉम्ब लगाया जाएगा स्वयं मोदी जी के स्टेज के नीचे। अब अगर देखा जाए तो उनका प्लान ना फर्स्ट स्टेज पर ही बस्ट हो चुका था। पटना स्टेशन पर बॉम्ब लगाते वक्त तारिक से कुछ गलती हो जाती है और वो बॉम्ब वहीं पर फट जाता है जिससे तारिक की मौत हो जाती है। वो कहावत है ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। ठीक ऐसा ही हाल यहाँ पर भी हुआ। पर इसी के साथ ही तारिक का एक्म्प्लाइज यानी कि इम्तियाज को पुलिस पकड़ लेती है। अब जाहिर सी बात है, इस प्लान को पूरा बनाने वाला इंसान अगर पुलिस की हथकड़ियों में आ जाए तो पुलिस उससे सब कुछ उगलवा देगी। और बस जैसे उसके मुंह से सच उगलता गया वैसे ही एक एक करके सारे बॉम्ब्स डिफ्यूज होना शुरू हो गए। 11:40 को उद्योग भवन, 12:05 PM को रीजेंट सिनेमा में मौजूद बॉम्ब्स को ढूंढ के डिफ्यूज कर दिया गया। पर जब तक वो गांधी मैदान जहां पर मोदी जी अपना भाषण देने वाले थे उसके नजदीक मौजूद महात्मा गांधी स्टैचू पर पहुंचते हैं, उसके पहले ही वो बॉम्ब वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसके सिर्फ 5 मिनट में ही मैदान के बाजू में मौजूद ट्विन टावर्स में एक और एक धमाका होता है जिससे मानो पूरा शहर और गांधी मैदान बस बॉम्ब के धमाकों से गूंज उठता है। बट स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती क्योंकि अभी भी एक बॉम्ब ढूंढना बाकी था और वो बॉम्ब तो मैदान के बाहर भी नहीं बल्कि मैदान के अंदर था और अंदर भी ऐसे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बॉम्ब को स्टेज के ही नीचे लगा है। अब वो तो अच्छा था कि वक्त रहते बॉम्ब मिला और उसे हमने सक्सेसफुली डिफ्यूज भी किया, वरना जो हत्याकांड उस वक्त होता था उसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती। और इन सब का श्रेय और किसी को नहीं बल्कि हमारे पुलिस फोर्स और बॉम्ब स्क्वाड को जाता है क्योंकि उनके कड़ी ट्रेनिंग, हाई फिजिकल एंड्योरेंस और डिसिप्लिन की बदौलत ये मुमकिन हो पाया है। और ये चीजें एक इंसान को कैसे बदल सकती है इसका जीता जाता एग्जाम्पल है डेविड गॉगिंस, जिन्हें आप सुपर ह्यूमन भी कह सकते हो क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि इनकी बॉडी आखिरी सांस तक लड़ सकती है। बट एज वी ऑल नो, हमारे लिए ऐसा करना एकदम से पॉसिबल नहीं हो सकता और इसीलिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जिसमें डेविड गॉगिंस की इंस्पायरिंग कहानी आपको बहुत हेल्प करेगी। उन्होंने अपनी
कहानी कैंट हर्ट मी इस किताब में लिखी है, जिसे आप सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम ऐप पर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, लीडरशिप, साइंस, करियर, बिजनेस जैसे डिफरेंट जॉनर्स की किताबें सुनने मिलेगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी में। इसी के साथ ही आपका कीमती समय बचाने के लिए आपको यहाँ पर बुक समरीज भी मिलेगी, जहां पर आपको 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल रहा है, और ये सब भी रीजनल लैंग्वेजेस में, यानी आप जब चाहो जहां चाहो अपनी फेवरेट किताबों को सुन सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीस है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे और गेट सेट 50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सिर्फ 199 रुपीस में आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जितने पैसों में तो एक टाइम का खाना भी नहीं आता। पर हाँ, जल्दी करना, क्योंकि ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ नाउ। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब जब इतने सारे बॉम्ब्स और उनकी प्लानिंग के पीछे की वजह के बारे में इम्तियाज से पूछा गया, और तब उसने कहा हमारा मेन उद्देश्य था कि आतंक फैले, भागदौड़ फैले, और उस भागदौड़ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं और बच्चों की जान जाए। नसीब की उनकी प्लानिंग फेल हुई, और जितने भी बॉम्ब्स फटे वो काफी वीक थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और इसीलिए जब वो फटे भी तो कुछ खास भगदौड़ नहीं मची। सो या इट वाज अ प्रीटी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट, बट अटैक नंबर 2, द राजीव गांधी असैसिनेशन। 21 मई 1991 फॉर्मर प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में एक रैली के दौरान रोज की तरह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। मुलाकात के दौरान उनका ध्यान एक लड़की पर जाता है जो पुलिस से तू मैं कर रही थी, क्योंकि उसे मिस्टर गांधी से मिलना था, पर पुलिस उसे रोक रही थी। और यह देखकर राजीव गांधी कहते हैं, आने दो उसे, सबको मिलने का मौका मिलना चाहिए। और बस फिर क्या होना था, उन्होंने ही खुद अपने मौत को न्योता दे दिया। वो लड़की आते ही राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नीचे झुकती है, और जैसे ही राजीव उसे रोकने के लिए थोड़ा झुकते हैं, वो लड़की अपने पास मौजूद बॉम्ब का ट्रिगर दबा देती है। उस सुइसाइड बॉम्बर ने देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री को मार डाला। अब सवाल यह आता है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री के पास बॉम्ब लेके चला जाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसकी प्लानिंग आखिर कब से चल रही थी? ये जानने के लिए चलो वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1990 में जब इनकी मौत की कहानी रचना शुरू हुई, न्यूज और अखबारों में चारों तरफ सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी कि राजीव गांधी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पर यह बात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LTTE को खटक रही थी, क्योंकि ऐसा होना श्रीलंका में बैठे LTTE चीफ प्रभाकरन को जरा भी मंजूर नहीं था, और इसीलिए उसने उनके कत्ल का पूरा हत्याकांड प्लान करना शुरू कर दिया। इस प्लान की शुरुआत होती है नवंबर 1990 जाफना श्रीलंका के जंगलों में से, जब तमिलियन आतंकी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को यह चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजीव वापस PM बनकर पावर में आता है तो LTTE की खैर नहीं, वो उनका वजूद ही मिटा देगा। और इसीलिए LTTE का चीफ वेलुपिलाई प्रभाकरन अपने 4 सहयोगी बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा मुरुगन और शिवरासन के साथ मिलकर राजीव गांधी को मारने का प्लान बनाता है। प्लान सिंपल था, तमिलनाडु में जाओ, छुपने की जगह ढूंढो, काम को अंजाम देने के लिए लोगों को रिक्रूट करो, बॉम्ब बनाओ और बस टारगेट को उड़ा दो। लेकिन ये सब बोलना जितना सिंपल है, उतना ही मुश्किल इस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी, क्योंकि उन्हें एक सुइसाइड बॉम्बर, वीडियोग्राफर और बॉम्ब बनाने वालों को एक साथ हायर करना था। अब पता नहीं कैसे, पर उन्होंने ऐसे लोगों को सिर्फ 2 महीनों में ही ढूंढ लिया जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और बस फिर क्या होना था, उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1991 आते आते उनका पूरा प्लान एग्जीक्यूशन के लिए रेडी था, और प्लान पक्का सक्सेसफुल हो ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने 2 ड्राई रन्स भी किए। पहला राजीव की तमिलनाडु के मरीना बीच वाली रैली में, जहां पर धनु, जो राजीव गांधी के फाइनल एग्जीक्यूशन में एक सुइसाइड बॉम्बर बनने वाली थी, वो स्टेज के एकदम नजदीक पहुंच जाती है, जहां से राजीव गांधी तक पहुंचना उसके लिए बिल्कुल आसान था। और दूसरा ड्राई रन VP सिंह की रैली में, जिसमें धनु सिंह जी के ठीक उसी तरह पैर छूती है जिस तरह वो फाइनल एग्जीक्यूशन में राजीव गांधी के छूने वाली थी। और बस जिसकी देरी थी वो था 21 मई 1991 के उस काले दिन की, जिस दिन धनु अपने सिर पे अपने मौत का कफन बांधे, अपने ड्रेस के अंदर बॉम्ब लिए निकल पड़ती है अपने मिशन पर। और फिर इसके बाद जो हुआ तो भारत के इतिहास के काले पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। हम अपने फॉर्मर प्रधानमंत्री को खो देते हैं। और अब फ्रेंड्स चलो आ जाते हैं हमारे तीसरे और आखिरी असैसिनेशन पर, इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन पर। 31 तारीख ठीक 9 बजे इंदिरा गांधी अपने 1 सफदारजंग रोड कॉम्प्लेक्स वाले घर से निकलती है। उन्हें अपने घर के पास मौजूद कांग्रेस ऑफिस में जाना था, जहां एक ब्रिटिश एक्टर एंड जर्नलिस्ट पीटर उस्टिनोव इंटरव्यू लेने वाले थे उनका, मगर मिसेस इंदिरा गांधी उस इंटरव्यू तक कभी पहुंच ही नहीं पाई।
क्योंकि ऑफिस के गेट तक पहुंचते ही उनके खुद के ही गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अब ये कैसे और क्यों हुआ? वेल, इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है 1980s में, जब पंजाब के हर हर कोने में खालिस्तान, मतलब कि इंडिया से टूटकर एक अलग ही पंजाब बनने की बातें चल रही थी। और ये खालिस्तानी लोग हथियारों के साथ मिलकर हरबिंदर साहिब गुरुद्वारे यानी कि गोल्डन टेंपल में पनाह लेके बैठे थे। अब इनकी ऐसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया, जिसमें इंडियन आर्मी का मकसद बिल्कुल साफ था, गुरुद्वारे में घुसो और अंदर मौजूद सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को खत्म कर दो। अब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान काफी सारे तीर्थ यात्रियों की भी जानें चली गई। क्योंकि वहां पर मिलिटेंट्स को निकाला जा रहा था, तो कुछ लोगों को यह अटैक सही नहीं लगे, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई और सिखों के पवित्र स्थल का खंडन हुआ, जिसकी वजह से भारत में और पूरी दुनिया में इस घटना की काफी आलोचना की गई। और इस आलोचना का परिणाम था कि 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 की सुबह ठीक 9:08 पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी की जान ले ली गई। उनकी मौत के पीछे उन्हीं के खुद के गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह का हाथ था। अब यहां पर चौंकाने वाली बात तो यह थी कि बेअंत सिंह तो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स टीम में पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। इनफैक्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जब मिसेस गांधी का पीए आर.के. धवन ने बेअंत सिंह को ड्यूटी से हटाया, तब कुछ ही महीनों में इंदिरा गांधी ने खुद उसे वापस भर्ती करवाया और उसी बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर अपने रिवॉल्वर से सबसे पहले 3 गोलियां चलाई और फिर सतवंत सिंह ने, जो अपने गांव गुरदासपुर से रेडिकलाइज होकर आया था, उसने अपने सब मशीन गन का पूरा राउंड इंदिरा गांधी के अंदर दाग दिया। अब यहां पर उसके बाद कुछ ही देर में इंदिरा गांधी के पीछे चल रहे दूसरे गार्ड्स भी आए और उन्होंने इन दोनों असैसिन्स पर गोलियां चला दी, जिसमें बेअंत सिंह की तो तुरंत उसी वक्त मौत हो गई, बट सतवंत सिंह को बुरी तरह घायल अवस्था में कैप्चर कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसने एक और आदमी का नाम लिया जो इस पूरे षड्यंत्र में मौजूद था, जिसका नाम था कहर सिंह। अब यह बंदा कौन था ये तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी के हत्या की वजह से भारत ने जो सहा वो सही बिल्कुल नहीं था। उनके हत्या के बाद अपने पूरे देश में हड़बड़ और दंगे मचने लग गए। हर जगह पर सिर्फ सिख्स को मारा और काटा जा रहा था, जिसमें 3000 से ज्यादा सिखों ने अपनी जान गंवा दी। एंड मेरे हिसाब से किसी भी देश के नागरिक के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है बेकसूरों की हत्या, जस्ट बिकॉज उसके समुदाय में से किसी ने किसी की हत्या की हो या फिर गलत काम किया। बट अगर देखा जाए तो इन असैसिनेशन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गया, उस वक्त इंडिया की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये सबसे बड़ी हार थी कि ब्रॉड डे लाइट में इतने दिग्गज व्यक्तियों की जानें चली जाती है। लेकिन ऐसे अटैक सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते, बल्कि ग्लोबली होते हैं और बार बार देखे भी गए। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन एफ कैनेडी, इब्राहिम लिंकन और जेम्स ए गारफील्ड, ये सारे यूएस के प्रेसिडेंट्स का असैसिनेशन। और यही वो वेस्टर्न कंट्रीज है जो ये कहती है कि इंडिया की सिक्योरिटी वीक है। अब आप ही बताओ, क्या इंडिया की सिक्योरिटी वाकई में वीक है? वेल फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, एंड में पूछ रहे थे कि भैया इंडिया की जो है इस टाइप की सिक्योरिटी क्या वीक है? ऑब्वियसली अगर ऐसी सिचुएशंस हुई हैं तो वीक तो है, और अगर ना भी हो हमें अपने आप को और बेटर करना चाहिए कि कोई इस टाइप की अक्रेंस नहीं हो। जैसे मुझे तो मोदी जी का वो सुन के इतना शौक लगा कि जिस स्टेज पे खड़े हैं उसी के नीचे लगाई है। अरे उस बड़े फंक्शन से पहले आपको एक एक कोना चेक करना चाहिए कि कहीं कुछ होने, और स्पेशली अगर स्टेज ही नहीं चेक किया नीचे तो फिर क्या सिक्योरिटी? मतलब उस जमाने में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। पर अब तो करना चाहिए। हर जगह जहां इंपॉर्टेंट कोई है उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए, या इस टाइप की अरेंजमेंट होना चाहिए कि कोई अंदर घुस ना सके जब तक मतलब पुलिस उनको अलाउ नहीं कर रही है। पर अच्छा, उससे मुझे याद आया कि लास्ट में जो वो कैनेडी का बता रहे थे असैसिनेशन का, तो अभी लेटेस्ट न्यूज, मेरे को नहीं पता आप लोगों को भी पता है कि नहीं, हस्बैंड तो कह रहे नहीं पता है उनको, कि उसमें जिसने असैसिनेट किया था कैनेडी को, उसको मिली हुई थी मेरे ख्याल से 41 ईयर्स हो गए थे, जेल मिली हुई थी। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को लगता है शायद लाइफ इन इम्प्रिजमेंट ही मिली होगी, पर उसको छोड़ दिया गया है। अभी ये न्यूज आई थी कि उसको छोड़ दिया गया, और कई लोग बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई कि आपने उसको छोड़ दिया जिसने प्रेसिडेंट को मारा था। तो ऐसी कुछ बातें चल रही थी, तो पता नहीं आप लोगों को पता, मैंने इससे मुझे याद आया है। पर ओ माय गॉश, नहीं काफ़ी अच्छा था। और इसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इंटेलिजेंस सर्विसेज के पास अगर ज़्यादा इंटेल होती है तो कुछ ना कुछ कर सकते थे। उसके बाद मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। नहीं, पर ये जो मोदी जी का भी था, ये उनको
वैसे नहीं पता था, वो तो by बाय चांस chance। वो मिस्टेक हो गई, भगवान जी ने बचा लिया। अगर वहां वो ब्लास्ट नहीं होता तो कोई पता ही नहीं होता। Right, वो तो बाय भी चांस सोचो। था। और मतलब अब इसके बाद यही होगा कि ऐसे ओपन वेन्यूज जब होते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी होगी। देखना पड़ेगा कि कौन उस स्टेज को बना रहा है, क्या वो कोई चीज़ें लेके तो नहीं आ रहा, क्या केयरफुली हो रहा है, पूरी इंस्पेक्शन हो रही है। तो अब तो काफ़ी कुछ हुआ चेंज हुआ होगा इन सब चीज़ों के बाद, मगर ये समझ आ रहा था कि किस तरीके से है हो रहा है। स्पेशली इंदिरा गांधी जी के साथ क्या क्या हुआ था, वो तो समझ आ रहा था कि किस तरीके से मतलब रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसमें यही मैं कहूँगा कि जितना आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज बेटर होंगी उतना इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ में। स्पेशली जो क्रिटिकल इवेंट्स हैं, अगर दूसरी पावर्स जो है एनिमीज, उनका एक ही गोल है, अगर उनको लगता है कि कोई बंदा सही रास्ते पे लेके जा रहा है देश को, तो उनका ये होगा कि उस बंदे को एलिमिनेट करा दो। होता है। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, पर मैं तो घबरा गई हूँ। चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।